इसके बाद हन्ना और सीन भी नीचे आ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें वो पुरानी माइन दिखाई देती है। उनके सामने माइन का एक पुराना जनरेटर पड़ा था। हन्ना उस जनरेटर को चालू करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो स्टार्ट होता है माइन की चारों तरफ लगी लाइटें जल उठती हैं। पुराने जमाने की इन माइंस में रेल की पटरियों की तरह ट्रैक बने होते थे जिन पर मजदूर कार्ट की मदद से आते जाते थे। यहाँ उनके सामने भी वैसा ही एक ट्रैक था, इसीलिए वे तीनों ट्रैक पर रखी एक कार्ट में सवार हो जाते हैं। इसके बाद हन्ना पीछे से लीवर की मदद से कार्ट्स को चलाने लगती है जिससे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक कार्ट की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ढलान वाले ट्रैक पर कार्ट्स रोलर कोस्टर की तरह तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। हद तो तब हो गई जब ट्रैक का एक हिस्सा बीच में से टूटा हुआ था, पर किसी चमत्कार की तरह वे उस हिस्से को तेजी से पार कर जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर और जाते ही ट्रैक 3 अलग रास्तों में बंट जाता है जिससे वे तीनों अलग अलग ट्रैक पर चले जाते हैं। कुछ दूर और जाने के बाद हन्ना के सामने वाला ट्रैक खत्म होने लगता है। तब ट्रेवर उसे अपनी कार्ट में जंप करने को कहता है। उसकी बात मानकर हन्ना जंप लगाकर ट्रेवर की कार्ट में आ जाती है, पर यह ट्रैक भी गुफा की एक दीवार पर जाकर खत्म हो रहा था। अगर वे दीवार से टकराते तो दोनों की मौत पक्की थी। जान बचाने के लिए हन्ना एक रास्ता निकालती है। वो अपने बैग से रस्सी निकालकर ट्रैक के साथ फंसा देती है और फिर उस रस्सी के सहारे वे दोनों कार्ट से कूद जाते हैं। इस तरह रस्सी की मदद से वे दीवार से टकराने से बच जाते हैं। दूसरी तरफ सीन की कार्ट काफी स्मूथली रुक जाती है। रुकने के बाद सीन को पास की दीवार में एक रास्ता दिखता है और वो रास्ता खोजने के लिए अंदर चला जाता है। इसके बाद ट्रेवर और हन्ना भी वहाँ पहुँचते हैं और एक हैरान कर देने वाला नजारा देखते हैं। उनके सामने गुफा की दीवारों पर बेशुमार चमकते हुए मणिमोती थे। दुनिया के महंगे पत्थरों से लेकर हीरों तक सब कुछ वहाँ मौजूद था। सीन तुरंत दीवार से कुछ हीरे निकाल लेता है, तभी अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती है। हन्ना और ट्रेवर समझ जाते हैं कि उनके नीचे मस्कोवाइट पत्थर है जो जरा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब था कि हल्की सी हलचल भी पत्थर को तोड़कर उन्हें नीचे गिरा सकती थी। वे बहुत सावधानी से पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सीन के बैग से एक हीरा नीचे गिर जाता है। इसके नतीजे में उनके पैरों के नीचे की जमीन धड़धड़ाकर टूट जाती है और वे तीनों नीचे गिरने लगते हैं। वे काफी देर तक नीचे गिरते रहते हैं पर जमीन नहीं आती, जिससे लगता है कि ये गड्ढा कई 100 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। काफी देर गिरने के बाद आखिरकार उन्हें पानी दिखता है। ट्रेवर को पहले ही अंदाजा हो गया था कि नीचे पानी हो सकता है, इसलिए वो सबको सांस रोक लेने को कहता है। धीरे धीरे पानी की वजह से उनकी गिरने की रफ्तार कम हो जाती है और वे एक बहुत गहरी झील में जा गिरते हैं। झील के पास ही पत्थरों का एक ढेर था। ट्रेवर और सीन तैरकर झील से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हन्ना का बैग भारी होने की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाती। तब ट्रेवर दोबारा पानी में छलांग लगाकर उसे बाहर निकालता है। थके हारे वे तीनों झील के किनारे लेट जाते हैं। तभी अचानक उनके सिर के ऊपर अजीबोगरीब पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। इन पक्षियों के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। ट्रेवर बताता है कि ऐसे पक्षी कभी हकीकत में इस धरती पर रहते थे, लेकिन 50 मिलियन साल पहले ही ये विलुप्त हो चुके हैं, पर धरती की इतनी गहराई में इनका वजूद अब भी बना हुआ है। इसके बाद उन पक्षियों का पीछा करते हुए वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहां का नजारा देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उनके सामने एक जादुई दुनिया फैली हुई। धरती के इतने नीचे भी घने पेड़ पौधे थे और चारों तरफ अजीबोगरीब खूबसूरत फूल खिले थे। ट्रेवर समझ जाता है कि यही असल में सेंटर ऑफ द अर्थ है, क्योंकि ये जगह हूबहू वैसी ही थी जैसा जूल्स वर्न ने अपनी किताब में लिखा था। इसका मतलब मैक्स और एसगेरसन एकदम सही थे। इस अद्भुत नजारे को देखते हुए वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें बड़े बड़े जायंट फंगस दिखाई देते हैं। इन फंगस के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक गुफा मिलती है।